वेलकम टू बीपीएससी मेकर। अगर आप घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो ये आपके लिए काफी सुनहरा अवसर है कि इस चैनल के माध्यम से आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराया जाता है। ये चौथा सेट है जो आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है, इसका पीडीएफ। तो हालांकि ये जो वीडियो है चैनल पे अपलोड होता है, इसका 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। ये चौथा वीडियो है पेड ग्रुप के अंतर्गत का टेस्ट सीरीज का। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इस वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150 और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है 150 है। इसमें जो टाइम अलाउड है ये 2 घंटे का है, यानी कि 120 मिनट का, और सभी के लिए है कट ऑफ 90। तो आपको मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, बीपीएससी ही नहीं बल्कि बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि चैनल पे मैंने बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल कराए हैं आपके लिए। इससे आपकी तैयारी काफी बेहतर होगी। आप इस पूरे वीडियो को देखिए और इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि इसका पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है हमारे पेड मेंबर के लिए है। तो आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखें और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। इससे यह होगा कि आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, यानी कि आप जो 67वीं बीपीएससी परीक्षा देंगे, प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए आप कितने तैयार हैं। और मैं ये भी जान पाऊंगा कि आपने यहाँ पर जो पूरा वीडियो देखा, आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया। तो सीधा सीधा बात है, इससे आप अपनी तैयारी का आकलन करेंगे और मैं भी जान पाऊंगा कि आपने यहाँ पे कितनी मतलब प्रश्नों को सही से हल किया है। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए प्रश्न पे आते हैं, एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बिहार का पहला राज्य के स्तर का पक्षी महोत्सव करलऊ शुरू किया गया। यह अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो पक्षी महोत्सव बिहार का राज्य स्तरीय जो पहला पक्षी महोत्सव था करलऊ, जिसका नाम याद रखिएगा करलऊ, ये अभ्यारण्य जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में ये आयोजित हुआ था, ये बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो बिहार के जमुई जिले में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, यानी कि 150 क्वेश्चन है, तो सभी का मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने गया तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। पेड पीडीएफ के अंतर्गत आपको सभी चीजें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ। सीधे सीधे मैं प्रश्न को पढ़ूंगा और उसका आंसर आपको बताऊंगा, और यहाँ पे आप एकदम से देखते जाइए वीडियो को और कॉपी पेन लेके बैठिए और गिनती कीजिए आपका यहाँ पे कितना मतलब कि क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से 31 मार्च को भारत दर्शन ट्रेन का परिचालन करेगी। यह ट्रेन 31 मार्च से बिहार के किस रेलवे स्टेशन से चलेगी? देखिए, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, ये 31 मार्च से यह ट्रेन बिहार के जमुई जिले से चलेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है कि बिहार में नल से जल के लिए प्रत्येक महीने प्रत्येक परिवार को कितना रुपया देना होगा? बिहार में नल से जल के लिए प्रत्येक महीने प्रत्येक परिवार को कितना रुपया देना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 रुपये निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो 30 रुपये लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के पशुपालन विभाग ने उस राज्य में बर्ड फ्लू नहीं होने की पुष्टि की है? ठीक है, तो इसका जो मतलब ये प्रश्न है, शायद मैं आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो वीडियो आते हैं चैनल पे उस पर मैंने आपको बताया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अभी हाल ही में किस राज्य के पशुपालन विभाग ने उस राज्य में बर्ड फ्लू नहीं होने की पुष्टि की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। बिहार सरकार में मतलब ये पुष्टि की है कि राज्य में अभी तक बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है और ये आने वाले समय में हो सकता है बदल जाए, तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस समय तक बिहार राज्य में एक भी बर्ड फ्लू का मामला नहीं आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में ड्रग पर पूर्ण अभियान की ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? हाल ही में बिहार में ड्रग पर पूर्ण अभियान की ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ज्योति कुमारी। साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में काफी अच्छे तरह से परिचित होंगे आप। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ज्योति कुमारी बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट बताइए ये किस जिले की निवासी है। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में जाम से निजात दिलाने के लिए डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की है? तो देखिए,
हाल ही में बिहार सरकार ने किस जिले में जाम से निजात दिलाने के लिए, जो मतलब ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की है, ये है प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पटना जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पटना जिला में। ठीक है, तो पटना जिला में देखिए कारगिल चौक जो कि गांधी मैदान में है, कारगिल चौक से लेकर NIT तक, यानी कि गांधी घाट जहाँ पे NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां तक मतलब यहाँ पे डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए कितने मल्टी पोस्ट EVM खरीदने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, हाल ही में बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए कितने मल्टी पोस्ट EVM खरीदने का प्रस्ताव किया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 7वां का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15,000। ध्यान रखिएगा, 15,000 मल्टी पोस्ट EVM खरीदने का प्रस्ताव किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये जो सभी प्रश्न है ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, और इस प्रश्न को, इसमें जो भी प्रश्न है सभी प्रश्न चुनिंदे प्रश्न है, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये अभी आप ये सभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये जनवरी फरवरी माह के करंट अफेयर्स हैं, जो कि जब एग्जाम आयोजित होगा 67वीं BPSC एकदम दिसंबर के समय में, तो उस समय ये सभी करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर पैनल लगवाने वालों को अब कितने वर्षों तक उसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी एजेंसी को होगी। मतलब जिस भी एजेंसी के द्वारा सोलर पैनल लगवाया जाएगा बिहार में सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए, तो उसके मेंटेनेंस की जिम्मेवारी जो एजेंसी को होगी वो कितने वर्ष की होगी, यह है प्रश्न। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष मेंटेनेंस की जिम्मेवारी होगी एजेंसी को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 8वां का। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 9वां नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार हाल ही में निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल में हेलीकॉप्टर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। बिहार सरकार हाल ही में निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल में हेलीकॉप्टर टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य के 38 जिलों को पटना से जोड़ने के लिए कुल कितने बसें लाई गई है। राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10वां का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कुल 70 बसें अभी हाल ही में लाई गई है। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा 11 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 51। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ, तो जो पेड PDF होंगे आपके, उसमें अनुच्छेद 51 क्या है, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे, जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे, मतलब सभी चीज़ आपको इस PDF में, मतलब पेड PDF में आपको देखने को मिलेगा। नीति निर्देशक तत्व की यहाँ पे बात आई है, तो नीति निर्देशक तत्व से भी संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो सभी चीज़ों को पेड PDF में डाला गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया था। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, हालांकि ये प्रश्न इजी है। तो उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1936 में बंटवारा हुआ था बिहार और उड़ीसा का। और उसके बाद देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बंटवारा हुआ था। इस सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था तो 46% भूभाग, यानी कि संपूर्ण बिहार का 46% भूभाग लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये पाम्स्टन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पाम्स्टन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये लेबर पार्टी से संबंधित है, पाम्स्टन जो थे लेबर पार्टी से संबंधित थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यानी कि अली जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था। देखिए ये ध्यान रखिएगा, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि अली जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मौलाना आज़ाद का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मौलाना आज़ाद जो थे
ये प्रसिद्ध भारतीय विद्वान थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ये जो थे, इनका कथन है ये कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि अली जिन्ना राजनीतिक। ये प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है और ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए, लाहौर अधिवेशन से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 को हुआ था। अब यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन में 1929 है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जो 15 का जो राइट आंसर होगा ये 31 दिसंबर 1929 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो देखिए, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था कांग्रेस के द्वारा, और इस अधिवेशन की जो मतलब अध्यक्षता जो की गई थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, इससे मतलब इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पेड पीडीएफ में देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये आपके लिए कम कीमत पे अवेलेबल किया जा रहा है, 1 साल के लिए है। यहाँ पर आपको मतलब कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए ये वैलिड होगा ये पेड ग्रुप, जहां पे आप सभी चीज़ों को आप यहाँ देख सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, मतलब कि बिहार के करंट अफेयर्स होंगे, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित मतलब जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे मंथली बेसिस पे, तो आपको जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक मतलब कि ये मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। और साथ ही आपको यहाँ पे बीपीएससी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, और इसके अलावा जो पिछले वर्ष का करंट अफेयर्स था वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। और उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सभी चीजें पीडीएफ जो है वो सभी आपको पेड ग्रुप में अवेलेबल किया जाएगा। तो ये कम कीमत पे आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियां लिखी गई है टेस्ट सीरीज से संबंधित, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता था? 16 नंबर प्रश्न, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैथिली कोकिल के नाम से कवि विद्यापति को जाना जाता था। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ से बिहार जीके के कुछ प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न है कि पटना कलम किससे संबंधित है? ऐसा मत सोचिए कि ये प्रश्न काफी छोटा है या फिर ये पटना कलम शैली का शुभारंभ कब हुआ। इसी तरह के प्रश्न ही बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं विशेषज्ञों की टीम द्वारा। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक लोग ही इसे तैयार करते हैं, ये टीम हमारे काम करते हैं इस पर, ये टीम के द्वारा तैयार किया जाता है और यहाँ पे चुनिंदे प्रश्न को डाला जाता है, जो कि मतलब कि एक अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो पटना कलम जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ये चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ये भी पटना कलम शैली से ही है। तो पटना कलम शैली का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो पटना कलम शैली का शुभारंभ जो माना जाता है ये 1760 से माना जाता है। ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है 1760, तो ध्यान रखिए यहाँ पे सी नंबर से हो जाएगा 1760 से, मतलब कि पटना कलम शैली का शुभारंभ माना जाता है। जो पटना कलम शैली था ये इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये ब्रिटिश शैली के संयोग से अंग्रेजों के संरक्षण में हुई थी, पटना कलम शैली का शुभारंभ। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो 19 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा विलायत अली। विलायत अली और इनायत अली, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, ये दोनों भाई हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? तो ये विलायत अली थे। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सभी प्रश्न में ऑप्शन नंबर ई को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई भी सही हो सकता है। चलिए 20वां प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? ये तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था, हालांकि ये मिल नहीं पाए थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान फ्रेडरिक एनलिगलेस ने किसकी छापामार युद्ध की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुंवर सिंह तथा अमर सिंह। देखिए अमर सिंह को छापामार युद्ध के लिए जाना जाता है, तो हालांकि इसका जो राइट आंसर होगा ये दोनों होगा, कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों का इसमें प्रशंसा किया गया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अमर सिंह थे ये कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। और कुंवर सिंह को मतलब कि आज़ादी की लड़ाई में मतलब काफ़ी अहम योगदान था इनका। 80 वर्ष की उम्र में भी ये अंग्रेजों के साथ मतलब युद्ध किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि मगही शैली किसे कहा जाता है? मगही का शैली किसे कहा जाता है? तो 22 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सुरेश दुबे को मगही का शैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरेश दुबे। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न। बाबा बटेश्वर नाथ किसकी कृति है?
23 नंबर प्रश्न है, बाबा बटेश्वर नाथ किसकी कृति है? ये सभी बिहार जीके के प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा नागार्जुन। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन की कृति है। इसके बारे में तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पेड पीडीएफ में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? वर्ष 2001 में इन्हें क्या कहते हैं भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 24 का ये हो जाएगा डुमराव में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये डुमराव में मतलब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि 2001 में इन्हें मतलब कि क्या कहते हैं भारत रत्न से नवाजा गया था। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसे भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? निम्न में से किसे भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? 25 नंबर प्रश्न। तो भारत का जो राष्ट्र कवि है यह है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन बिहार के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? प्राचीन बिहार के कलाकारों में से सबसे पहला नाम निम्नलिखित में से किसका लिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेवक राम। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आंख मूंद के इसका राइट आंसर कीजिएगा सेवक राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 का सी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि बिहार राज्य में आर्य मुंडा परिवार की भाषाएं प्रचलित है। निम्न में से कौन आर्य परिवार की भाषा नहीं है? बिहार में आर्य मुंडा परिवार की भाषाएं प्रचलित है, निम्न में से कौन आर्य परिवार की भाषा नहीं है? देखिए 27 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अंगिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मगधी भाषा निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बोली जाती है? ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है कि मगधी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है। 28 नंबर प्रश्न है ये। तो प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये गया और पटना में बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गया और पटना। चलिए उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न, महालया का बिहार से क्या तात्पर्य है? बिहार में महालया का तात्पर्य क्या है? यह है प्रश्न, महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? तो 29 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पितृपक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। महालया एक संस्कृत शब्द है जिसके अनुसार महा का अर्थ होता है महान और आल्या का अर्थ होता है निवास, तो महान निवास। तो ध्यान रखिएगा ये पितृपक्ष है, मतलब इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन पेड पीडीएफ में डाला है, काफी लंबा है, वहां पे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? तो 1830 के दशक में जब पटना जो विद्रोह का केंद्र था ये वहाबी विद्रोह का केंद्र था। वहाबी विद्रोह से संबंधित मैंने एक मेन से संबंधित क्वेश्चन चैनल पे अपलोड किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स से प्रश्न आ गया है। तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कतर। उसके बाद बढ़ेंगे 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी, यह प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? 33 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 2011। सन 2011 से ये बिहार में सेवा का अधिकार लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस प्रश्न का। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी कि आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएसओ का जो मुख्यालय है ये हो जाएगा हमारा जेनेवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मुख्यालय से भी संबंधित प्रश्न होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए थे? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए थे? ये 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1985। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा।
तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 में लागू हुआ था। और जो नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया था? तो ये 1985 में किया गया था। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंक क्या है? काफी अच्छा प्रश्न है। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंक क्या है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 131वें स्थान पर है भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत जो है अभी 136वें स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा जो अब यहाँ पे देखते हैं कि 4 फरवरी को आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? हालांकि ये किया जा चुका है, तो ये प्रश्न थोड़ा पुराना हो गया। अब यहाँ पे मतलब होता कि किस देश के द्वारा मतलब मेजबानी किया गया, ये प्रश्न होता। अब ये ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा मेजबानी किया गया है हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा मंत्रियों की जो सम्मेलन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 37 का ये होगा भारत। भारत के द्वारा ये मेजबानी किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? किस राज्य ने मनरेगा के तहत जो कार्य किया जाता था 100 दिन, तो उसको मतलब बढ़ा के कितने दिन करने का निर्णय लिया गया है, मतलब कितना दिन कर दिया गया है, यह है प्रश्न। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस पर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को मनाया गया है। और इसका उद्देश्य है शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना। ये भी बात ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना इसका उद्देश्य है। और इसमें आपको बता दूं कि इसमें कुल मतलब कि कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के लिए इस प्रस्ताव को नाइजीरिया समेत 58 देशों ने मतलब ये तैयार किया है और इसे 58 देशों के द्वारा मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि 40 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कहां पर हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है? निम्नलिखित में से कहां पर, किस जगह पर, किस शहर में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है? 40 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर ये मतलब कि आधारशिला रखा गया है उड़ीसा के कटक में, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कटक। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 41 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को कितने करोड़ की 13वीं किस्त जारी की है? ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी पढ़ा चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितने करोड़ रुपए की 13वीं किस्त भी हाल ही में जारी की गई है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 600 करोड़ की 13वीं किस्त जारी की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 41 का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक सेकंड यहाँ पर गलती हो रही है, ये 600 करोड़ नहीं बल्कि 6000 करोड़ होगा, मिस्टेक हो रहा था। ये 6000 होगा, ये सभी ऑप्शन जो थे 6000, 7000, 8000 और 9000 थे। तो यहाँ पे 6000 करोड़ की 13वीं किस्त ये जारी की गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 6000 करोड़। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हाल ही में डीआरडीओ ने स्मार्ट सिटी एनफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने स्मार्ट सिटी एनफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया है? तो ये सफल उड़ान परीक्षण जो किया गया है ये उड़ीसा से किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 43 नंबर प्रश्न, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को दिया गया है? देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को दिया गया है? तो 43 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 32 बच्चों को भी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है और ये बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर मैं आपको डिटेल में बताने लगूँ तो कला संस्कृति के क्षेत्र में 7 बच्चों को, इनोवेशन के क्षेत्र में 9 बच्चों को, शिक्षा के क्षेत्र में 5 बच्चों को और खेल की कैटेगरी में 7 और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। यानी कि कुल मिला के 32 बच्चों को अभी इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सभी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो सभी चीज अगर आप टेस्ट सीरीज जो मतलब पेड ग्रुप है टेस्ट सीरीज की अगर आप उसे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो मैं जो चीजें यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नोट आप जरूर तैयार कीजिएगा, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो मतलब कि आप जो भी फ्री पीडीएफ होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी पीडीएफ पेड पीडीएफ ही होते हैं, कुछ फ्री पीडीएफ भी होते हैं जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ पे जाके उस मतलब ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फ्री वाले मतलब जो भी कंटेंट है उसका आप लाभ जरूर उठाइए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है?
हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 44 का ये हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार, यानी कि यहाँ पर 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में जेल पर्यटन की शुरुआत की गई, मतलब कि घोषणा किया गया था और शुरू भी हो गया। ये जो मतलब कि 26 जनवरी को मतलब ये शुरू कर दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में चींटी की 2 प्रजाति खोजी गई है? किस राज्य में चींटी की 2 प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम उकेरिया जोशी रखा गया है? किस राज्य में ये खोजी गई है? तो 45 का जो राइट आंसर होगा हमारा इस प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 45 का बी, यानी कि केरल में ये चींटी की 2 प्रजाति खोजी गई है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? 46 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। 70 साल पहले 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को यह नाम मिला था और अभी हाल ही में 24 जनवरी को ये मतलब कि ये अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? हाल ही में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो 47 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा राजेंद्र कुमार भंडारी को भी हाल ही में दिया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 48 नंबर प्रश्न है, 25 जनवरी को निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? 25 जनवरी को 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश मनाया और 25 जनवरी को कौन सा राज्य? तो 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जा रही है? भारत का पहला गैस से एथेनॉल संयंत्र बनाने वाले संयंत्र जो होती है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जा रही है? 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में ये स्थापित की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 50 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने 22 जनवरी को अपना कौन सा वेबिनार आयोजित किया है? हाल ही में 22 जनवरी जो बीत चुका है 22 जनवरी 2021 को पर्यटन मंत्रालय ने अपना कौन सा वेबिनार आयोजित किया है? 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 73वां वेबिनार आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने ई वोटर आई कार्ड को मंजूरी दे दी है, इसे कब से प्राप्त किया जा सकेगा? चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में ई वोटर आई कार्ड को मंजूरी दे दी है, इसे कब से प्राप्त किया जा सकेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1 फरवरी। यहाँ पे गलती से फरवरी लिखा गया, ये हो जाएगा 1 फरवरी से ये प्राप्त किया जा सकेगा। यानी ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का बी, 1 फरवरी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो 52 का राइट आंसर होगा राजस्थान, यानी कि डी नंबर इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा राजस्थान। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 53 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 53 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी जानते हैं ये काफी इजी प्रश्न है। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये है इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 54 नंबर प्रश्न पे। 54 नंबर प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो भी हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया, यानी कि 54 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? भारत के पहले पोलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? 55 का राइट आंसर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सभी प्रश्नों को आप बारीकी से देखिए, सभी को बारीकी से समझिए, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी है। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ ये प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी है, इसे ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 24वें हुनर हाट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है। देखिए यहाँ पे गलती से 6 ऑप्शन A, B, C, D, E और F 6 ऑप्शन गलती से लिखा गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक बात कि कौन सोचा होगा कि बीपीएससी 5 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछेगी। अभी हाल ही में कुछ 4-5 वर्षों से समझ सकते हैं कि पूछ रही है 5 ऑप्शन के साथ। तो आप समझिए कि मतलब कि अगर हो सके, मतलब ऐसा होगा नहीं, मतलब एक अंदाजा लगाइए अगर बाय द वे आने वाले समय में बीपीएससी 6 ऑप्शन के साथ प्रश्न पूछे तो एग्जाम का जो मतलब कर सकते हैं कि जो मतलब स्कोरिंग जो होगा, मतलब वो कटअप जो होगा उसका काफ़ी मतलब धीमा हो जाएगा, काफ़ी नीचे आ जाएगा। और जो मतलब ये प्रतियोगिता परीक्षा है ये काफ़ी मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा पास करना, मतलब सभी के लिए। तो कटअप का जो लेवल है वो नीचे आ जाएगा। तो मतलब एक प्रैक्टिकल के तौर पर सोचिए कि चलिए भाई 5 नहीं बल्कि 6 ऑप्शन इस प्रश्न में आपको है, तो आप सॉल्व कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में 24वें हुनर हाट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है। तो ये मैं आपको डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ कि हाल ही में 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ में हुआ है। ध्यान रखिएगा ये लखनऊ में हुआ है। ठीक है, 24वें हुनर हाट का आयोजन लखनऊ में हुआ। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। लखनऊ के सॉरी यहाँ पर एक सेकंड, हाँ लखनऊ में हुआ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। भारत का सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। 57 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मेघालय में ही एक जगह है मौसिन राम जहाँ पे भारत में सबसे अधिक बारिश होती है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इस बार बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये प्रश्न रेलवे के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 59 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया गया है। 59 का राइट आंसर होगा गुजरात में अभी बनाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने घरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है। घरा या धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 60वां का, ये किस राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। तो 60 का जो सही आंसर है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सॉरी, घरा नहीं बल्कि धरा है, ये ध्यान रखिएगा। धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर, धरा मतलब धरती, तो धरा नामक एक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में औद्योगिक आवंटन नीति 2021 से 30 को मंजूरी दे दिया है। किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में औद्योगिक आवंटन नीति 21-30 को मतलब कि मंजूरी दे दिया है, ये है प्रश्न 61 नंबर प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, ये मत सोचिएगा कि ये गलत है। 21 से 30 तक मतलब कि औद्योगिक आवंटन नीति 21-30 को अभी जम्मू कश्मीर के द्वारा मतलब मंजूरी दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 61 का सी। अब उस पर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 62 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय दूतावास ने किस देश में ललित ताना कार्यक्रम के 10वें संस्करण का आयोजन किया। भारतीय दूतावास ने निम्नलिखित में से किस देश में ललित ताना, ये ध्यान रखिएगा, ललित ताना कार्यक्रम के 10वें संस्करण का आयोजन किया है अभी हाल ही में। तो 62 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मेडागास्कर। अभी हाल ही में राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 69वें स्तर का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 63 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, वहीं पे ये मतलब 69वें पूर्वोत्तर परिषद के 69वें स्तर का उद्घाटन किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, यहीं पे किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किसने जीती है। तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो जीती है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा 64 नंबर प्रश्न का, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा ये मतलब जीता गया है। तो ये जो जीता गया है ये मतलब कह सकते हैं कि ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये मतलब किसको हरा के ये जीता गया। तो फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर ये मतलब जीता गया था। और ये जो मतलब आइस हॉकी प्रतियोगिता था ये इसका 10वां संस्करण था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण हुआ जो कि मतलब कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा जीता गया। तो ये 10वां संस्करण था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? अभी हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑर्डर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? 65 का राइट आंसर होगा वामन सुभा प्रभु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वामन सुभा प्रभु के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई है? तो 1993 में हुई, 1993 में हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? कब किस दिन कब मनाया जाता है? इसके यहाँ पे 2 बार किस दिन कब लिखा गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 67 का, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो 68 का राइट आंसर होगा एक मार्क, ठीक है। और हॉलमार्क जो है ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा 68 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मार्क। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट के तट पर किस भारतीय राजा के द्वारा भव्य स्वागत किया गया था? ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा 69 का ये हो जाएगा जमोरिन के द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे इनका विरोध किया गया था, मतलब ये जो स्वागत किया गया था वास्को डी गामा का जमोरिन के द्वारा, तो वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे उनके द्वारा इस चीज़ का मतलब काफ़ी विरोध किया गया था। तो ये भी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और पेड PDF में इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी है, आप वहाँ पे जाके पढ़ेंगे सभी चीज़ों को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो 70 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। यहाँ पे मैं आपको बार बार पेड PDF के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप भी इसका लाभ उठाएं। अब यहाँ पे मैं आपको मतलब कह सकता हूँ कि ये जो व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करेंगे। आप चाहें तो इसका डेमो PDF भी मंगा सकते हैं व्हाट्सअप पे मैसेज करके, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया गया है पहले टेस्ट सीरीज का, यानी कि पहला PDF का। आप वहाँ पे भी जाके इसका क्वालिटी को देख सकते हैं। ये मतलब हो आपके क्वेश्चन पेपर की तरह होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इस तरह का PDF आपको नहीं मिलेगा, वो जो PDF मिलेगा हो आपको क्वेश्चन पेपर की तरह मिलेगा। जिस तरह से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हो वैसा ही रहेगा। तो उसका लाभ जरूर उठाइए, ये कम कीमत पे आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है। आप लोगों का डिमांड है, तो आप लोगों की डिमांड पे ये कम कीमत पे आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है, तो आप लाभ जरूर उठाइएगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, और 71 नंबर प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। तो 71 नंबर प्रश्न है कि ब्लैक होल त्रासदी घटना 20 जून 1756 को निम्नलिखित में से कहाँ घटी थी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कोलकाता में घटी थी। इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको PDF में मिल जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। आप ध्यान रखिए कि 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना कोलकाता में घटी थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया था? प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 72 का राइट आंसर होगा मुंबई में ये आयोजित किया गया था। ध्यान रखिए मुंबई इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था, पंडिता रमाबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? आनंद मठ के बारे में आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो बंगाल के जिस विशेष मतलब विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है उसका नाम है यहाँ पर सन्यासी विद्रोह, यानी कि 74 का हमारा जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह का मतलब इसमें काफी विशेष तौर पे उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिए 74 का राइट आंसर है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, और ये सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये मतलब कह सकते हैं 1773 के आसपास हुआ था। ये बात का आप ध्यान रखिएगा, शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में किसके द्वारा किया गया था? 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में किसके द्वारा किया गया था? 75 का राइट आंसर होगा हमारा चंपक रमन पिल्लई। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बर्लिन में 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल का स्थापना चंपक रमन पिल्लई के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखिए, 75 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था। 76 नंबर प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित किया गया था ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो अधिनियम था 1904 में ये पारित किया गया था। ठीक है, 1904, ये ध्यान रखिएगा, 1904 में। चलिए इस बात बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सीमांत गांधी के नाम से निम्नलिखित में से किस नेता को जाना जाता है। 77 नंबर प्रश्न, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन से। स्वदेशी आंदोलन का संबंध बंगाल विभाजन से है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता के द्वारा किया गया था। काफी अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता के द्वारा किया गया था। तो 79 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इस बात को ध्यान रखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से में कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था। और महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये डेट आप याद रखिएगा, 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और इसके बाद कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो आंसर होगा हमारा एनी बेसेंट। अगर यहाँ पे भारतीय शब्द जोड़ दे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो हमारा आंसर होगा सरोजिनी नायडू। हालांकि यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ लिए कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि भारत की आज़ादी के समय कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न काफी पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान रखिए, नोट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की आज़ादी के समय JB कृपलानी थे, आचार्य JB कृपलानी थे। तो ये भी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न से आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, आई होप कि आपको मतलब ये सभी चीज़ें याद होगी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 81 नंबर प्रश्न है कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कोलकाता, मुंबई और मद्रास यानी कि तीनों प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कुल 3 प्रेसिडेंसी थे, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 81 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1861 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। पूना समझौता 1932 में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। ये काफी चर्चित प्रश्न है, बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है। पूना समझौता 1932 में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था, तो ये जो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये मतलब कि समझौता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत किया गया था। नमक कानून का उल्लंघन में मतलब कि नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो 83 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 84 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ लिया गया था। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में हालांकि इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो पूर्ण स्वराज के जो मतलब शपथ लिया गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, जो कि 1929 में यह अधिवेशन हुआ था, जिसके मतलब की अध्यक्षता जो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 84 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को यह अधिवेशन हुआ था। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न पे। असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से स्थगित किया गया था।
असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से स्थगित किया गया था? तो 85 का राइट आंसर होगा चोरा चोरी घटना के कारण इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा ये स्थगित कर दिया गया। जो 4 फरवरी 1922 को जो चोरा चोरी घटना घटी थी, उसके बाद मतलब लोगों में काफी दहशत फैल गई थी। तो मतलब एक तरह से मतलब गांधी जी ने इस आंदोलन को मतलब वापस ले लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, चोरा चोरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तीनों गोलमेज सम्मेलन, अभी तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 86 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिटेन में। ध्यान रखिए, ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर तीनों गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कई सारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन काफी है, वो आपको पेड पीडीएफ में देखने को मिलेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? 87 नंबर प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो किया गया था आगा खां के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि आगा खां इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 88 नंबर प्रश्न, भारत के लिए संविधान बनाने के वाली संविधान सभा निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित की गई थी? संविधान सभा जो थी, मतलब कि संविधान निर्माता, मतलब कि जो संविधान का निर्माण की, उस संविधान सभा मतलब किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित की गई थी, यानी कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, ये प्रश्न है। तो 88 का जो राइट आंसर होगा, ये गठन जो हुआ था 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान निर्माण में लगभग कह सकते हैं 3 वर्ष का समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 17 या 18 दिन लगा था संविधान निर्माण में। और भारत की जो संविधान है, मतलब एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और इसका जो मूल संविधान है, तो उसमें मूल संविधान में एक सेकंड में बता दूं कि 4000 शब्द है, 4000 शब्दों के साथ इस मूल संविधान को तैयार किया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी? 89 नंबर प्रश्न, कला की गंधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली थी। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्के निम्नलिखित में से एक सेकंड, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल के चांदी के सिक्के को निम्नलिखित में से रुप्यक कहा जाता था। ठीक है, 90 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुप्यक कहा जाता था। चलिए, अगला प्रश्न है मेघदूतम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मेघदूतम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो देखिए 91 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा कालिदास। मेघदूतम कालिदास की रचना है, एक प्रसिद्ध रचना है मेघदूतम, मतलब कालिदास की, इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? 92 नंबर प्रश्न, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 92 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा के द्वारा। पशु पक्षियों को आधार बनाकर विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को उचित अनुचित की शिक्षा दी है। और इनकी शिक्षा समाप्त होने के बाद विष्णु शर्मा ने मतलब इन्हें कहानियों के तौर पर इसमें सम्मिलित किया, जिसे कि पंचतंत्र नाम दिया। मतलब पंचतंत्र की कहानियां का जो लेखक है ये विष्णु शर्मा है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये मुख्य रूप से जो है पशु पक्षियों और राजकुमारों से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न कि भारतीय नेपोलियन के नाम से किस राजा को जाना जाता है? 93 नंबर प्रश्न है भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसका 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है? किस शिलालेख से सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है? तो 94 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऐहोल जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ऐहोल जो अभिलेख है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न हमारा है कि प्राचीन चौल वंश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? प्राचीन चौल राजवंश जो थी उसकी राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो 95 का राइट आंसर होगा उरैयूर में था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये उरैयूर में था। चलिए, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा था? कौन प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा था? ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो राइट आंसर होगा कि कौन प्रतिहार वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, तो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के सबसे महान शासक या महान राजा थे। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का कार्य किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार का कार्य किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा पूरा किया गया था?
97 का राइट आंसर है, इल्तुतमिश के द्वारा ये पूरा किया गया था। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो निर्माण है 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। हालांकि इसे जो पूरा करने का श्रेय दिया जाता है ये इल्तुतमिश को दिया जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका जो नींव रखा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, जबकि ये जो मतलब कि कार्य को पूरा किया गया ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न पे। टंका एक प्रकार का चांदी का सिक्का था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? टंका एक प्रकार का चांदी का सिक्का था और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये चलाया गया था। तो 98 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, इल्तुतमिश के द्वारा मुख्य रूप से चलाया गया था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के अंतर्गत ये मतलब आसपास में ये चलाया गया था, तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने सिक्कों पर से राजाओं की तस्वीर हटाकर इस्लामी शैली में मतलब इसमें चित्र उभारना या फिर जो भी चीजें होती थी वो लिखना इसमें प्रारंभ किया था। और इस वक्त सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जो थे लोगों के बीच काफी प्रचलित थे और इन्हीं सिक्कों को जो तैयार किया जाता था इन्हीं को मतलब टंका नाम दिया गया था और बेसिकली ये इल्तुतमिश के शासनकाल में चला था। ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न कि लोधी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? लोधी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश था? तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश था? तो ये विजयनगर साम्राज्य में तुलुप वंश का शासन था। ध्यान रखिए, तुलुप वंश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात आई है तालिकोटा युद्ध का। तो तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 23 जनवरी 1565 को। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 23 जनवरी 1565 को तालिकोटा का युद्ध हुआ था और विजयनगर साम्राज्य में तुलुप वंश का शासन था। ध्यान रखिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो 101 नंबर का राइट आंसर होगा, जीवाणु के द्वारा टाइफाइड बुखार होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? 102 का करेक्ट आंसर होगा थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? काफी इजी प्रश्न है, सभी लोगों को इसका राइट आंसर आना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 103 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.0। शुद्ध जल जो होता है, ये 103 नंबर प्रश्न है, तो शुद्ध जल जो होता है मतलब कह सकते हैं न्यूट्रल होता है। तो ध्यान रखना आपको, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बात आई है पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल के बारे में मैं आपको बता दूं कि पीएच स्केल किस प्रकार से होता है। तो देखिए ये मतलब कि इस तरह से एक लंबी लकीर आप खींच लीजिए, समझिए कि मतलब आपका ये स्केल है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में जो होता है न्यूट्रल होता है, यानी कि मतलब कि ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। ये जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 7, मतलब कि 7 या फिर 7.0, ये बात एक ही है। तो ये होता है 7, ठीक है। जब आप 7 से मतलब इधर बाईं ओर जब जाएंगे तो मतलब कि कह सकते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो जब इधर जाएंगे आप, इस साइड जब आप भ्रमण करेंगे मतलब पीएच स्केल में जाएंगे, तो ये मतलब इधर जो होगा मतलब कि अम्लीय होता जाएगा। जब आप इधर जाएंगे मतलब कम तरफ जाते जाएंगे तो ये आपका जो पीएच वैल्यू है ये अम्लीय होता जाएगा। पीएच का सॉल्यूशन जो होगा ये अम्लीय होगा। जब आप इधर 8, 9 इस तरह मतलब 14 तक जाएंगे तो ये आपका क्षारीय होता जाएगा। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि पीएच स्केल जो होता है ये इसका जो मान होता है 1 से लेकर 14 तक होता है, और 1 से लेकर के 7 तक ये अम्लीय कहलाते हैं, 7 से लेकर 14 तक क्षारीय कहलाते हैं, और बीच वाला जो होता है ये न्यूट्रल होता है। तो हमारा जो शुद्ध जल होता है ये पूरी तरह न्यूट्रल होता है। तो इसीलिए ये मतलब कि कह सकते हैं इसका जो पीएच वैल्यू है ये 7.0 होता है। तो ये ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है। अब चलिए उसको बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? मुख्य रूप से ऊर्जा हमें कौन प्रदान करता है? 105 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा जो कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करती है शरीर को। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? 106 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर तत्व जो पाया जाता है ये ऑक्सीजन पाया जाता है। 106 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन 78%।
अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कितने निलय होते हैं। तो मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 4 निलय। मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ये सभी साइंस से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, 108 नंबर प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। 108 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनमें से जो भी लिखा गया ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। 109 का राइट आंसर होगा सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 109 का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। 110 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है। तो 110 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा शीशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। शायद ये प्रश्न 66वीं बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। मुझे एकदम से कंफर्म में याद नहीं है, लेकिन मुझे एकदम से अंदाजा लग रहा है कि शायद ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा 110 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीसा। ठीक है, 110 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। आपको बता दें कि जिन पदार्थों का ऊष्मा चालकता अधिक होता है उनसे होकर समान समय में अधिक ऊष्मा प्रभावित नहीं होती है। तो ये बात ध्यान रखिए, और यही वजह है कि मतलब कि यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सीसा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए उस बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, इसका राइट आंसर होगा जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 112 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किलोवाट घंटा किसका यूनिट है। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है। 112 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो मतलब कर सकते हैं, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा बता दूं कि कितने सेक्शन, मतलब कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से प्रश्न पूछाते हैं, कि कई बार आप लोग पूछे थे। तो एक मतलब छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। हिस्ट्री से, हिस्ट्री वाला जो सेक्शन होता है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है। करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन होता है वहाँ भी आपको लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग बचते हैं, जैसे साइंस हो गया, तो साइंस से आपका जो होता है यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि 30 से 35 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और बाकी जितने भी मतलब कि सब्जेक्ट बच जाते हैं, इधर आपको लगभग 15 आपको देखने को मिलता है। 15 हो गया, 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो मेन 3 है हमारा, ये है हिस्ट्री के तीनों खंड हो गए, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हो गया, और उसके बाद साइंस सेक्शन महत्वपूर्ण हो गया। साइंस के अंतर्गत सभी जो भी साइंस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, जो भी भूगोल नहीं, मतलब कि जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, सभी विज्ञान मतलब कि सभी खंड से यहाँ पे आपको 30 से 35 प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर यह टेस्ट सीरीज तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वह कैसा हो सकता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तो वह कैसा होगा। ऑप्शन के आधार पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। 113 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, काला और खुरदरा। देखिए काले जो चीजें होती है, आप समझ सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में काले वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि काला वस्त्र जो होता है ऊष्मा को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, वो अवशोषित कर लेता है, जिससे शरीर का तापमान और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन सफेद कपड़ा जो होता है, सफेद रंग जो होता है, ये ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता बल्कि परावर्तित कर देता है, बहुत आंशिक रूप से अवशोषित करता है। तो इसलिए गर्मी के मौसम में सफेद कपड़ा पहनना काफी मतलब कह सकते हैं आरामदायक माना जाता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 114 नंबर प्रश्न पे। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है। ये प्रश्न आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, आपको याद होगा, बिहार बोर्ड से अगर आप पढ़े हैं तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपको याद आ गया होगा जब मैंने आपको बोला। तो 114 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, एक सामान्य आंख की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरती है तो किस रंग में सबसे अधिक विचलन होता है, यह प्रश्न। 115 का राइट आंसर होगा बैगनी रंग में सबसे अधिक विचलन होता है। ध्यान रखिए, इसके बारे में प्रिज्म से संबंधित जो भी मतलब की चीजें हैं वो मैं आपको कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 116 नंबर प्रश्न पे, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाती है। कौन सा सदा उस वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा जो उसके सामने रखा जाएगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 116 का सही आंसर जो होगा ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा किसी भी वस्तु का छोटा छवि बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यही वजह है कि साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में
उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। आप जब देखते होंगे कि मतलब साइड मिरर के रूप में जब बाइक आप चलाते हैं, जो आप साइड मिरर में देखते होंगे, वो जो मिरर है वो आपका उत्तल दर्पण है, इसीलिए सभी चीजें मतलब विस्तृत रूप में छोटी दिखाई देती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काले रंग का दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। तो काला हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तरल ताल यानी कि जो मतलब कि द्रव रहित मतलब द्रव वाला जो मतलब ताल होता है, वास्तविक गहराई से अधिक कम गहरा दिखाई पड़ता है, अधिक नहीं बल्कि कम गहरा दिखाई देता है। जिस मतलब कि ताल में मतलब कि कह सकते हैं तो वो कम गहरा दिखाई देता है, इसके पीछे का वजह क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 118 का, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपवर्तन के कारण ये गहराई जो है इसकी कम हो जाती है, तो इस वजह से ये मतलब कम दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गहराई कम नहीं होती बल्कि गहराई कम दिखाई देती है, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, यह है प्रश्न। ठीक है, तो 119 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक है विलियम गॉड। देखिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और लेकिन अगर भारत में हरित क्रांति श्रेय लाने का बात किया जाए तो सी सुब्रमण्यम को इसका श्रेय जाता है। लेकिन एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने में सी सुब्रमण्यम का सहायता किया था, तो ये दोनों का नाम सही हो सकता है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम दोनों आप याद रखिएगा भारत के लिए। और अगर विश्व का पूछा जाएगा तो विश्व का अगर पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का आप ध्यान रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था 1966-67 में हुआ था, और इससे रिलेटेड और भी तमाम इन्फॉर्मेशन है जो आपको पेड पीडीएफ में देखने को मिलेगा, आप वहां जाके से सभी चीजों को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? कौन से 2 राज्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा 121 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम और गुजरात खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। 121 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? 122 का राइट आंसर होगा तीसरा स्थान है तंबाकू उत्पादन में भारत का। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। बताएं कि कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 123 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके बारे में आप कह सकते हैं कि भारत ने उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? किसके बारे में आप कह सकते हैं कि उस चीज में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? 124 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न के उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई काफी चर्चित लड़ाई है, कई बार यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिला है। तो ये जो लड़ा गया था ये अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये युद्ध जो हुआ था 18 जून 1756 को ये हुआ था, ध्यान रखिएगा 1756 को, 18 जून 1756 को ये हुआ था हल्दी घाटी का लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि इसमें मतलब कौन जीते थे, कौन विजय हुए थे, कौन ये पराजित हुए थे। तो हल्दी घाटी के इस युद्ध में महाराणा प्रताप जीते थे, मतलब विजयी हुए थे। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना इस युद्ध में हारकर भाग गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? 127 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगर यहाँ पे रामायण एक सेकंड, यहाँ पे रामायण था तो रामायण ही है, तो रामायण का ही मतलब फारसी में अनुवाद किया गया था, मैं यहाँ कंफ्यूज कर रहा था। तो रामायण का फारसी अनुवाद जो किया गया था ये बदायूनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 128 नंबर प्रश्न पे। 128 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाले यूरोपीय कंपनी का क्या नाम था? सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए कौन सी यूरोपीय कंपनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। आप सभी जानते हैं, काफी इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 129 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अनुभव किया था कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उनका कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहना बेमतलब का है और उन्होंने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस की जनता को स्वतंत्र होने की इच्छा से लोकतंत्र की क्रांति के प्रतीक बनाने के लिए इन्होंने 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आई होप कि जो चीजें मैंने आपको बोला वो आप समझ चुके हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने ये अनुभव किया, मतलब उसके अंदर ये फीलिंग आई कि मतलब कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उनका जो मतलब उसमें परिस्थिति थी कि उनका कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहना बेमतलब है, तो उन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को जनता की स्वतंत्र होने की इच्छा, लोकतंत्र की क्रांति का प्रतीक बनने के लिए उन्होंने 1939 में कांग्रेस पर ही उस पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, कांग्रेस के भीतर ही। तो ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1939। उसके बाद अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है दक्षिणी दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं शुद्ध पिटक दो बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना की गई थी? किस बौद्ध संगति के दौरान? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम बौद्ध संगति के दौरान दो पिटक यानी कि विनय पिटक और शुद्ध पिटक, जो क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की चर्चा मिलती है, तो त्रिपिटक में से विनय पिटक और शुद्ध पिटक की जो रचना की गई थी प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। और प्रथम बौद्ध संगति के बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी आपको पेड पीडीएफ में डाला है, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? 132 का राइट आंसर होगा हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है, तो ये हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में ही मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागालैंड। ठीक है, और यह जो मनाया जाता है, एक सेकंड यहाँ मैं आपको बता दूं यह कब मनाया जाता है, तो ये हर वर्ष जो मनाया जाता है ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, यह प्रश्न। 133 का राइट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। और फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? 135 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 बार अब तक भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? 137 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है? भारत का संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में रहा है? एक सेकंड, नहीं रहा। ये प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रहा, यानी कि मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, तो ये है प्रश्न। 139 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये विधिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, ये 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1978 में हुआ था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसे अब मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 140 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो दोबारा राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे? इनमें से कौन है जो कि भारत के राष्ट्रपति पद पर थे लेकिन दोबारा पद पर नहीं रहे? ये ऑप्शन देखिए कि वह कौन ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जो दोबारा राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले आप ध्यान रखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब मैं आपको बता दूं कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो यहाँ पर दोबारा राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 140 का ये हो जाएगा ए, बी और सी। एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी और के आर नारायणन, ये तीनों ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के
भूतपूर्व राष्ट्रपति जो दोबारा राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति पद पर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से मतलब सिवान जिले के रहने वाले थे। सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में इसका जन्म हुआ था और जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल की उपाधि दिया था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, जीरादेई ग्राम को तीर्थ स्थल की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब कि राजेंद्र प्रसाद ये जो है ये बिहार से संबंधित है, ये भी बात ध्यान रखिए। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, KR नारायणन, ये तीनों ऐसे राष्ट्रपति थे जो दोबारा राष्ट्रपति पद पर नहीं रहे थे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये थे विट्ठल भाई पटेल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिए, ये प्रश्न कई बार यूपीएससी में पूछा गया है। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। चलिए इस बार बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, ये प्रमाणित कौन करता है। 143 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा 144 का ऑप्शन नंबर डी, 14 मई 1954 को हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पेड PDF में है। झूम क्या है। झूम एक प्रकार की खेती है, खेती का एक प्रकार है। 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झूम एक प्रकार की खेती का प्रकार है। चलिए उसके बाद देखिए इसके बारे में भी, झूम के बारे में भी मैंने वहाँ पर लिखा है, आप वहाँ पर जाके पढ़ेंगे जब पेड PDF तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 146 का राइट आंसर होगा बुध। देखिए दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये रोम में स्थित है। कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, रोम में ये स्थित है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। 148 का राइट आंसर होगा जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर में स्थित है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 149 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1998 में ये शुरू की गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा द्वारा किस देश के सीमा का बंटवारा होता है। मैकमोहन रेखा द्वारा किस देश की सीमा का बंटवारा होता है। तो 150 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा भारत और चीन का बंटवारा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर लिखा गया है आप देख सकते हैं, ये आपका चौथा सेट का आंसर है। जो भी मतलब ये सेट आप यहाँ पे देखिए पूरा सेट को, तो ये चौथा सेट का ही आंसर है। आपको जब पेड PDF मिलेगा हूबहू परीक्षा के पैटर्न पे आधारित वाला ही PDF मिलेगा। मतलब कि जिस तरह से एक क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है उसी तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, सभी प्रश्नों का इस तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है जिसमें जितना भी संभव चीजें हैं जो भी मतलब आपके लिए एग्जाम को उपयोगी हो सकते हैं वो सभी संभव चीजों को यहाँ पर डाला गया है। तो आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक ज्वाइन कीजिए। इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मिलेगी। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करें, ध्यान रखें मैसेज करते समय pre21 लिख के आप में मैसेज कीजिएगा, pre21 लिख के मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सभी चीज़ों को आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस ग्रुप में आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज का ही PDF नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा और इसके अलावा भी बहुत सारे PDF हैं जो कि आपको इस पेड ग्रुप के अंतर्गत मिलेगा। पेड ग्रुप का अर्थ ही ये होता है कि जितने भी PDF आएंगे वो सभी के सभी आपको उसमें अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ जरूर उठाइए। मैं आपको कम कीमत में आपके लिए अवेलेबल कराता हूं, तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। आप इसका प्रिंट आउट करके आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि BPSC का जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम जो मतलब एग्जाम से पहले जो जारी किया जाता है वो मतलब बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब उसका फी जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है आपके लिए, मतलब कि उतनी आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं होती कि आप उसको मतलब कि अफोर्ड कर पाएँ।
तो आप लोगों के लिए डिमांड पे ये देखिए, ये पहले 555 था, अब इसे घटा दिया गया है, 555 नहीं है बल्कि ये 399 किया गया है। यहाँ पर 399 में आपको 1 साल तक के लिए प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, 31 दिसंबर 2021 तक। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के आप हमें मैसेज कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा ये, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किए हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार अगर आपने विजिट किया था तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो आपका सपोर्ट जरूर चाहिए मुझे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।